7th class we talked about the fibers. So again the third chapter is there, and that is also about the fibers. Wow, fibers. So a brief test, then we will proceed. The test is here to separate the fibers into natural fibers and artificial synthetic fibers. Natural fibers we studied in class 6th and in class 7th, and this year we will talk about the artificial fibers. It means that you can segregate these two बड़ा इजीली आप इनको बांट सकते हो. कैसे? तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वहां पर है कॉटन. तो कॉटन कौन से में आएगा, नेचुरल में कि आर्टिफिशियल में? कॉटन नेचुरल में आ गया. वेरी गुड, आपने सही बताया. नेक्स्ट इज रेयन. किसमें आएगा? गेस्ट. आर्टिफिशियल. यू आर राइट. द नेक्स्ट इज जूट. कहां रखेंगे आप? रख दिया. वाओ, नेचुरल. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज नाइलॉन. कहां रखा आपने? आर्टिफिशियल. करेक्ट. नेक्स्ट इज वूल. वूल को कहां रखा? नेचुरल. करेक्ट. नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर. कहां जा रहा है आपका? आर्टिफिशियल. करेक्ट. सिल्क कहां रखेंगे? डिसाइडेड. ये कहां गया? नेचुरल. करेक्ट. एंड देन इज एक्रिलिक. कहां रखेंगे आप? रख लिया. आर्टिफिशियल. देन कोयर, कोकोनट वाला फाइबर, किसमें आएगा? नेचुरल. करेक्ट. एंड द लास्ट टेरिलीन. किसमें रखा आपने? Artificial. Correct. So that is a simple test. Now you can understand that the natural fibers already we have studied, those are from either plants or from animals. And now we will talk about the second column, the right hand column, that is artificial fibers, and those are obtained from chemicals. So these are known as synthetic fibers, chemical fibers, or man-made fibers. तो बीड्स और नेकलेस मींस चेन ऑफ बीड्स. तो ये मोती, जैसे आपने स्ट्रक्चर बहुत सारे देखे होंगे, आपके घरों में भी लोग पहनते हैं चेन्स को. तो वो चेन्स किससे बनी है? इन बीड्स से बनी है. तो बीड्स से बनी है चेन्स. और फिर देखिए डिफरेंट कलर की चेन्स, डिफरेंट कलर के नेकलेसेस. तो ये नेकलेसेस, अलग अलग कलर के नेकलेसेस, सब बने किससे हैं? बीड्स से. और इन सभी चेन्स में एक सिमिलरिटी देखिए. क्या सिमिलरिटी क्या है इनमें? सब में सेम चीज क्या है? सेम चीज ये है दैट सभी चेन्स, ऑल द नेकलेसेस, ऑल द चेन्स आर मेड बाई अ लॉट ऑफ स्मॉल बीड्स. बहुत सारी बीड्स की बार बार कनेक्ट होने से बनी है एक बड़ी चेन, एक बड़ी यूनिट, एक लार्ज यूनिट. किससे बनी है? छोटे छोटे बीड्स से, मतलब छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनी है बड़ी यूनिट चेन ऑफ वर्ड्स, नेकलेस. सो सिंथेटिक फाइबर्स भी ऐसे ही होते हैं. उनमें भी छोटी छोटी यूनिट्स बहुत सारी चेन के फॉर्म में कनेक्ट होती हैं और एक लार्ज यूनिट बन जाती है. तो वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं, जिनमें छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर चेन के फॉर्म में एक लार्ज यूनिट बनाती है. सिंथेटिक फाइबर्स क्या हुए? लार्ज सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट बड़ी, मेड बाई मेनी स्मॉल यूनिट्स. छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनी, दैट इज ए सिंथेटिक फाइबर. देखिए यहां पर ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं. जैसे हमने बीड्स के बारे में बात की, तो दोज ऑल यूनिट्स आज कंबाइन टुगेदर, वो बार बार जुड़कर एक लंबी चेन बन गई. तो ये मेनी स्मॉल यूनिट्स हैं और ये बन गई ये लार्ज सिंगल यूनिट. बड़ी है, एक यूनिट बन गई है. ये यहां पर छोटी थी लेकिन मैनी, बहुत सारी थी. तो ये जो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनी, ये सिंथेटिक फाइबर ऐसे ही होते हैं. और इस तरह की स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीमर. एक नया वर्ड है आपकी लाइफ में, पॉलीमर. पॉलीमर जो वर्ड है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग. हाउ? द फर्स्ट पार्ट इज पॉली, सेकेंड पार्ट इज मर. पॉली, POLY, पॉली मीन्स मैनी. हमने इसमें बात की कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं. मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट्स.
तो many small units are combined together, joined together after repeating, so that is a polymer. तो polymer क्या हुआ? Made of many repeating units, तो उसको बोलेंगे पॉलीमर. तो सिंथेटिक फाइबर्स की जो हम बात करेंगे चैप्टर में, केमिकल फाइबर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, मैन मेड फाइबर्स के बारे में, ऑल दीज आर पॉलीमर्स. सब इसी तरह से बनते हैं, चेन ऑफ मोनोमर्स के फॉर्म में बनते हैं. अच्छा, सो ये तो सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे, बट इन नेचर आर देयर नेचुरल फाइबर्स विच आर पॉलीमर्स? कि नेचुरल भी पॉलीमर्स होते हैं क्या? यस, ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट दोज. हियर आर सम एग्जांपल्स. हमने बात की सेल्यूलोज के बारे में, जो कि प्लांट्स में होता है, ग्रास में होता है. तो दैट सेल्यूलोज, दैट कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीमर, और उसका मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? ग्लूकोज. जब हमने बात की सेल्यूलर डाइजेशन होता है तो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है? वो ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज उसकी मोनोमर यूनिट का नाम है. ग्लूकोज यूनिट कंबाइंड होती है एक चेन फॉर्म में, तब बनता है सेल्यूलोज. नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोटीन. इन क्लास 7 ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन एक बड़ी यूनिट होती है, और उसको जब तोड़ा जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में, तब वो बन जाता है एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड उसकी क्या है? मोनोमर यूनिट का नाम. नेक्स्ट, सिल्क की हमने बात की, सिल्क फाइबर के फॉर्म में. तो सिल्क जो सलाइवा सिक्रेशन होता है फ्रॉम द माउथ ऑफ द कैटरपिलर, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन की सिंगल यूनिट का नाम क्या? एमिनो एसिड. तो सिल्क की मोनोमर यूनिट का नाम भी क्या? एमिनो एसिड. वूल के बारे में बात करें, वूल इज ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप एटसेट्रा, तो वो भी एमिनो एसिड के बना होता है. उसकी मोनोमर यूनिट का नाम भी एमिनो एसिड ही होता है. और इन द लास्ट, आवर हेयर, हमारे बाल, ये भी एक पॉलीमर का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये भी किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं. और प्रोटीन की मोनोमर यूनिट का नाम फिर से क्या होगा? एमिनो एसिड्स. तो नेचुरल पॉलीमर्स भी हैं अवेलेबल, बट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें हम. रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. सो फर्स्ट रेयन की बात करेंगे. रेयन, RAYON, रेयन. तो हमने नेचुरल सिल्क के बारे में बात की क्लास 7 में, कि वो चाइना में डिस्कवरी हुई, उसकी डिस्कवरी इन चाइना, केप्ट एज सीक्रेट रखा गया उसको कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए. फिर सिल्क रूट के थ्रू पता लगा था दुनिया को. फिर हमने बात की कि इसको क्यों रखा गया? बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन टेक्सचर, बनावट में बहुत सुंदर था. लेकिन जब उसका पता भी लगा दुनिया को, तो ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए. द रीजन वॉज दैट द नेचुरल सिल्क वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा था बहुत ज्यादा, तो ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए. तो फिर साइंटिस्ट ने कोशिशें करना शुरू की, जिससे कि वैसा ही कोई फाइबर बनाया जाए जो कि कॉस्टली ना हो, कॉमन पीपल के लिए भी इस्तेमाल करना इजी रहे उसको. तो ऐसा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के फॉर्म में साइंटिस्ट ने बना लिया इन 1846 में. दिखता कैसा था? नेचुरल सिल्क की तरह, लेकिन था नहीं वो नेचुरल सिल्क, दिखता वैसा था. तो 1846 में जो उन्होंने बनाया रेयन नाम का एक आर्टिफिशियल फाइबर. मेथड कैसी थी, कैसे बनाया उन्होंने बनाया केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प मतलब लकड़ी का पल्प, अंदर वाला पल्प, उसका उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट किया, जिससे कि क्या बना? उनके पास मिला उनको रेयन नाम का आर्टिफिशियल फाइबर. अब वुड पल्प की बात करें तो नेचुरल हो गया, तो इसका सोर्स, रेयन का सोर्स कैसा है? नेचुरल. लेकिन केमिकल प्रोसेस थी, ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो केमिकल है, इसलिए वो सिंथेटिक भी है. तो वो सिंथेटिक भी है और नेचुरल भी है. इसका मतलब वो कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं है. तो वो पहला सिंथेटिक फाइबर हम कह सकते हैं, लेकिन पूरा सिंथेटिक फाइबर नहीं था. अच्छा, नेचुरल है इसका मतलब वो प्लांट की पल्प से बना है. तो प्लांट की पल्प से बना, इसका मतलब उसका जो मोनोमर है, क्योंकि ये भी एक पॉलीमर है, तो उसका मोनोमर क्या हुआ? ग्लूकोज. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी खास बातें, लक्षण कैसे हैं? पहली बात तो रिजेंबल्स सिल्क, सिल्क जैसा दिखता है, चमकीला, सुंदर. दूसरी बात, चीपर, वो था एक्सपेंसिव, कॉस्टली, लेकिन ये सस्ता है. एंड थर्ड, कैन बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स. वेराइटी ऑफ कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है, कलर कर सकते हैं. तो नेचुरल सिल्क के मुकाबले इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. इसके एग्जांपल्स कहां इसका यूज होता है? जैसे बेडशीट्स में एंड कारपेट्स में.
बेडशीट बनाई जाती है तो रेयन में कॉटन को मिक्स कर दिया जाता है, और कारपेट्स बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, बिछाने के लिए जो कारपेट बनाते हैं उनको बनाने के लिए रेयन में वूल को मिक्स किया जाता है. सो दैट इज अबाउट द रेयन, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. सेकेंड जो सिंथेटिक फाइबर है दैट इज नाइलॉन, NYLON, नाइलॉन. इसका जो वर्ड है नाइलॉन, ये बना कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग इसके पीछे स्टोरी है. जब साइंटिस्ट ने 1931 में इसको डिस्कवर किया तो वो जो साइंटिस्ट थे वो दो प्लेसेस के थे, न्यूयॉर्क विच इज इन यूएसए अमेरिका में, दूसरा लंदन जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है. तो दोनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह के थे. तो इसका नाम जो नॉमेनक्लेचर हुआ उसके लिए इंटरेस्टिंग वे में दोनों सिटीज के इनिशियल्स लिए गए, NY न्यूयॉर्क और लंदन से LON, नाम बना नाइलॉन. नाउ दैट वाज द इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर. नाउ ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. हमने बात की थी रेयन इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर बट इट वाज हैविंग द नेचुरल सोर्स. उसका सोर्स नेचुरल था, वुड पल्प मतलब प्लांट का एक पार्ट. तो एनिमल और प्लांट का पार्ट, इसका मतलब वो नेचुरल हो गया. बट दिस नाइलॉन वाज फुल्ली सिंथेटिक. कैसे बना? अच्छा पहले इसके मोनोमर की बात कर लें. इसका मोनोमर क्या था? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन. ये एक केमिकल है, ये मोनोमर है, और इसकी रिपीटिंग यूनिट्स के फॉर्म में जब वो कनेक्ट होता है तो बन जाता है पॉलीमर नाइलॉन. अच्छा तो किससे बना? मेथड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इनका केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब ये पॉलीमर बनाया गया तो बना नाइलॉन. तो ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. और इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, लाइट, हल्का है, लस्ट्रस, चमक वाला, जिसमें लश्चर हो, शाइन हो. इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स जो अपनी शेप को चेंज करने का विरोध करे, मजबूत. एंड इजी टू मेंटेन, और इसको इसकी देखभाल संभाल भी बहुत कम करना पड़ती है क्योंकि ज्यादा ये काफी रफ एंड टफ है, तो इसलिए इजिली वॉश भी हो जाता है. यूज कहाँ होता है? क्लोथ्स में, कपड़ों में डेफिनेटली, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, कर्टेन्स, पर्दे, स्लीपिंग बैग्स. जो लोग आउटिंग पे जाते हैं एडवेंचरस जर्नी पे तो वो स्लीपिंग बैग्स लेके जाते हैं. तो स्लीपिंग बैग के अंदर सोने के बाद में जिप कवर कर लेते हैं. तो स्लीपिंग बैग्स इतने मजबूत होते हैं. पैराशूट्स, पैराशूट्स में देखिए CH है ना, वो SH के रूप में प्रोनाउंसिएट होता है उसका. एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप्स होती है वो भी, और पैराशूट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है नायलॉन का. वाओ. तो जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम उनसे कर सकते हैं, मतलब रॉप्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए, मतलब कितना ज्यादा वहां पर वेट उनको बियर करना होता है. और पैराशूट्स मतलब एयर का कितना ज्यादा प्रेशर वहां पर उसको अगेंस्ट उसके होता है, उसको बियर करना होता है. तो इतना ज्यादा मजबूत है फाइबर. तो इसकी इतनी मजबूती के लिए चेक करने के लिए वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी यू विल डू एट योर होम्स. दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ नाइलॉन. की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे. एक्टिविटी में करना क्या आपको? मेक ए बैलेंस. एक तराजू बनाना है, एक तुला बनानी है, बैलेंस बनाना है. यूजिंग थ्रेड्स ऑफ, अलग अलग तरह की 4 बैलेंस बनानी है आपको. अलग अलग तरह के 4 थ्रेड लेने हैं. एक कॉटन का थ्रेड, वूल का, सिल्क का और एक नायलॉन का. तो चारों का 4 हमने बैलेंस बनाई. खास बात है कि चारों जो थ्रेड्स, उनकी खास बात क्या है कि सेम थिकनेस होनी चाहिए. चारों बराबर थिकनेस के, मोटाई के होनी चाहिए. सेम लेंथ, उनकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए, वरना तो रिजल्ट्स गलत होंगे. तो लेने के बाद हमने क्या किया? पुट वेट्स ऑन द प्लेट. चारों धागों से हमने क्या नीचे की तरफ बांध ली? एक एक प्लेट बांध ली है. या प्लेट नहीं बांध पा रहे हैं आप तो आप पॉली बैग्स भी नीचे बांध सकते हैं. पॉली बैग, पॉलीथीन बैग बांध लिए और उसमें आपने क्या डालना शुरू किया? वेट्स. वेट्स की जगह पे आप पेबल्स, स्टोन्स, छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन्स, पेबल्स वो डालने शुरू किए. हैंगिंग बिलो 1 by 1, एक एक करके चारों में हमने डाले. और फिर हमने चेक किया कि वो जो थ्रेड है कितना वेट सहन कर सकता है, बियर कर सकता है. मतलब कितना वेट डालने पर वो टूट जाता है. मतलब वो सबकी अलग अलग बियरिंग स्ट्रेंथ हमें पता लग जाएगी. उसके बाद में हम सब वेट्स जो चारों हैं उनको वेट करेंगे, मेजर करेंगे. मेजर द वेट्स. तो हमें पता लगेगा कि चारों में सबसे ज्यादा वेट जिसने बियर किया था, धारण किया था, दैट वाज नायलॉन. इसका मतलब इन चारों थ्रेड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? नायलॉन. और अमेजिंग थिंग इज दैट नायलॉन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर. स्टील, फौलाद, इस्पात, उससे भी ज्यादा मजबूत होता है नायलॉन का फाइबर.
नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्गर देन स्टील फाइबर। कंडीशन क्या है, वहां पर भी कंडीशन है ऑफ सेम थिकनेस, बराबर थिकनेस है ना, कि स्टील तो आपने बहुत मोटा सा आप इमेजिन कर रहे हो, स्टील तो बहुत मोटा सा ले लिया और नायलॉन का धागा, नहीं, दोनों की अगर इक्वल थिकनेस है, सेम थिकनेस है, तब आप मेजर करेंगे तो पता लगेगा दैट नायलॉन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्गर। सो दैट वाज अबाउट नायलॉन। थर्ड आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीएस्टर। सो द वर्ड एक्सप्लेन्स about itself, polyester, poly means polymer, किसका पॉलीमर है ये, एस्टर का, इसका मतलब द मोनोमर इज एस्टर। और खास बात ये कि एस्टर जो मोनोमर है वो फ्रूट्स में जो स्वीट स्मेल आती है, खुशबू, वाव, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एस्टर ही होते हैं। तो फलों में भी एस्टर होते हैं, तो वो एस्टर जो है इसका मोनोमर है, उसका केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेन के फॉर्म में बनाया जाता है, तो पॉलीमर बनता है, उसका नाम है पॉलीएस्टर। डिस्कवरी हुई 1941 में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, खास लक्षण इसके, तो पहला रिंकल फ्री, डब्ल्यू साइलेंट है, ये डब्ल्यू इसकी आवाज नहीं आती, साइलेंट है, गूंगा है। और रिंकल फ्री मतलब झुर्रियां नहीं पड़ती, सरवटें नहीं बनती, इसका मतलब क्या हुआ, वाव। मैंने देखा है हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे, अपने स्कूल के बच्चे, दोज आर नॉट हैविंग द क्लोथ्स आयरन्ड फॉर होल द ईयर, पूरे साल भर आयरनिंग करवाते नहीं है, करते नहीं है, और वो उसी शर्ट को पहने रहते हैं। और खास बात है कि रिंकल्स नजर ही नहीं आते, झुर्रियां नजर नहीं आती, सलवटें नजर नहीं आती। क्यों, किसके बने हैं कपड़े, वो पॉलिएस्टर के बने हैं। तो कितना अच्छा फायदा है ना, क्रिस्प, कड़क रहते हैं, इजी टू वॉश, वॉश करना भी इजी है, इजीली उसकी डर्ट भी निकल जाती है, इसलिए वेरी गुड ड्रेस मटेरियल। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण पॉलिएस्टर बहुत ही अच्छा ड्रेस मटेरियल साबित हुआ है। इसके टाइप्स होते हैं दो, पॉलिएस्टर के दो टाइप्स होते हैं। पहला है टेरिलीन, जब पॉलिएस्टर को फाइबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब उसका नाम होता है टेरिलीन, और जब उसको बॉटल्स के रूप में, जार्स के रूप में, कंटेनर, डब्बों के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब उसका नाम होता है पीईटी। बात करते हैं, पहले इसकी बात करें टेरिलीन के बारे में, तो पॉलिएस्टर एज फाइबर, रेशे के रूप में, फाइबर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है तब। यूज फॉर ड्रेस मटेरियल, तब तो डेफिनेटली कपड़े बनते हैं। लेकिन जब सेकंड वाला फॉर्म है पीईटी, पेट वाला, पॉली इथाइलिन टेरेप्थैलेट, उसका शॉर्ट फॉर्म है एब्रिएटेड पीईटी। तो अगर वो पीईटी के फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो उससे क्या बनते हैं, बॉटल्स, ड्रिंकिंग बॉटल, जार्स, कंटेनर्स। आपके किचन में जो कंटेनर्स हैं अलग अलग, शुगर के लिए, ये टी के लिए आपने बना लिया है, इसमें आप ग्राम्स रखेंगे, इसमें आपने अलग अलग पल्सेस रखी हैं, तो दोज कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ पीईटी, पेट, उनको पेट जार, पेट बॉटल्स भी बोला जाता है। सो दैट इज पॉलिएस्टर। नाउ द लास्ट एक्रिलिक, द फोर्थ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज एक्रिलिक। एक्रिलिक का जो मोनोमर है उसका नाम है एक्रिलिक एसिड। इजी है, एक्रिलिक एसिड से बनता है एक्रिलिक नाम का पॉलीमर। अच्छा, तो खास बात ये है, वो बाद में बात करते हैं। डिस्कवरी हुई 1936 में, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिजेंबल्स, ये इसकी खास बात, रिजेंबल्स मतलब लुक्स अलाइक, किसके जैसे दिखता है, विथ नेचुरल वूल, ऊन के जैसा दिखता है। हमने नेचुरल फाइबर के बारे में बात की क्लास 7th में, तो ये ऊन के जैसा दिखता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये तो सिंथेटिक है, केमिकल से बना। केमिकल का नाम एक्रिलिक एसिड, केमिकल से। इसका मतलब ये लुक्स लाइक, दिखता है वूल जैसा, लेकिन है आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या है, सिंथेटिक वूल। जैसे हमने रेयन के बारे में बात की थी, रेयन तो क्या है, सिंथेटिक सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। और यहां पे हमने अभी बात की एक्रिलिक के बारे में, तो एक्रिलिक पे है सिंथेटिक वूल। तो ज्यादातर मार्केट में जो कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक वूल के मिलते हैं आपको। वूलन क्लोथ जब मार्केट में खरीदने जाते हैं इन द विंटर सीजन, क्योंकि नेचुरल वूल तो काफी कॉस्टली कपड़े बनते हैं उसके, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क ने कितना इजी कर दिया, ये वूल के क्लॉथ्स को काफी चीप बन जाते हैं उससे कपड़े। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली बात हमने की। दूसरी, चीपर, सस्ते होते हैं डेफिनेटली, तो इसलिए हम बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वरना तो जब कॉस्टली होगा तो केवल काफी जो रिच पीपल है वही इस्तेमाल कर पाएंगे उनको। लेकिन क्योंकि ये सिंथेटिक वूल है, काफी सस्ता होता है, इसलिए अफोर्डेबल है, सब कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वैरायटी ऑफ कलर्स, कलर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। एंड ड्यूरेबल, और लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। ड्यूरेबल वर्ड किससे बना है, DURA, ड्यूरेशन, तो लंबे ड्यूरेशन में जो अपने आप को विदस्टैंड रख सके,
मजबूत रहें, ठीक रहे, वो अच्छी कंडीशन में रहे, तो ड्यूरेबल हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिक्स, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों के फैब्रिक्स को मिला दिया जाएगा तो नया तरह का फैब्रिक बनेगा। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल एंड टेरीकोट। फर्स्ट पॉलीकोट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलीकोट इज पॉली, दैट मीन्स पॉलीएस्टर। द सेकेंड पार्ट सीओटी, दैट मीन्स कॉटन। बड़ा इजी उनका नाम याद रखना। सेकेंड पॉलीवूल, किससे मिलकर बना है वो? पॉली मतलब पॉलीएस्टर, वूल का मतलब वूल। एंड थर्ड इज टेरीकोट। टेरीकोट किससे बना? टेरीलीन, द फर्स्ट पार्ट, डबल आर है इसमें लेकिन इसमें सिंगल आर है टेरीलीन में। एंड कॉटन, सेकेंड पार्ट सीओटी कॉटन। तो ये वाले राइट साइड वाले सब नेचुरल हैं और ये वाले आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर दोनों की कॉम्बिनेशन से स्पेशल फाइबर बने, जो कि दोनों के ही बेनिफिट उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म, एक स्पेशल टर्म पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, ब्लैक गोल्ड भी जिसको बोलते हैं, वो पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल्स को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। लेकिन यहां पर इनका हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? बिकॉज जिन रॉ मटेरियल्स की हमने बात की सोर्स किससे बनता है, जिन केमिकल से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो सारे के सारे रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो एक्चुअली किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से। सो ऑल दोज रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर पेट्रोकेमिकल्स। ऑल रॉ मटेरियल्स यूज फॉर सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो वो सारे रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। नाउ इट इज एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी है? हम ये जानेंगे कि नेचुरल अच्छा कि सिंथेटिक अच्छा, किसके लिए? कुछ खास जगहों के लिए। कैसे? टेक वन नेचुरल एंड अनदर सिंथेटिक थ्रेड। आपने 2 धागे लिए, एक नेचुरल लिया और दूसरा सिंथेटिक लिया। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, हेल्प आइडेंटिफाई करने में। इसके बाद में बर्न विथ प्रिकॉशन, सावधानी से आप अपने पेरेंट्स के सामने ही एक्टिविटी करेंगे। दोनों को अलग अलग जलाकर देखिए, नेचुरल फाइबर को भी, थ्रेड को भी और सिंथेटिक थ्रेड को भी जलाकर देखिए और रिजल्ट देखिए क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? नेचुरल जो थ्रेड है उसका क्या हुआ? आप क्या देखेंगे? वो जल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगा? मेल्ट्स ऑन हीटिंग। जब ये गर्म होता है तो ये जलता नहीं है, ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ओ, तो अगर ये वाले क्लोथ्स का इस्तेमाल किया गया, पहने गए ये कपड़े, कहां पर? लैब में, किचन में, जहां पे फायर का चांस होता है, आग लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे जो बंदे काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, उन्होंने ये वाले अगर कपड़े पहने सिंथेटिक फैब्रिक्स वाले, तो क्या हो सकता है? अगर आग, इफ दे कैच फायर, अगर उनको आग लग जाती है तो क्या हो सकता है? क्यों, क्या होगा? हमने भी बात की, ये मेल्ट हो जाता है। सो दीज फैब्रिक विल मेल्ट एंड स्टिक। चिपक जाएगा फाइबर और चिपक जाएगा, जलने के बाद, मेल्ट होने के बाद चिपक जाएगा उनकी बॉडी पर। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, डिजास्ट्रस, बहुत इसके कारण क्या हो जाएगी? आपदा आ जाएगी, खतरनाक हो जाएगा जिंदगी के लिए। दूसरे में बात करें इसके बारे में, नेचुरल फैब्रिक के बारे में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये कपड़ा जल जाएगा, तो ये कम खतरनाक है। इसका मतलब इन जगहों पर, लैब्स में, किचन में, डेफिनेटली सिंथेटिक फाइबर्स को यूज नहीं करना चाहिए पहनने के लिए। वहां पर कौन सी फाइबर वाले कपड़े पहनने चाहिए हमें? नेचुरल फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के जानने के लिए हम एक एक्टिविटी और करेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं कि अगर बारिश हो रही है बाहर एंड यू हैव टू गो आउट, तो आप अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, छाता। तो वो अम्ब्रेला नेचुरल फाइबर का बना हुआ कपड़े का लेके जाएंगे या आप सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा उसका बना हुआ लेके जाएंगे? ऑप्शन है 2, नेचुरल फाइबर का या सिंथेटिक फाइबर का। नेचुरल फाइबर का मतलब कॉटन का हो सकता है, वूल का बना हो सकता है, जूट का बना हो सकता है। और सिंथेटिक फाइबर का नायलॉन का अम्ब्रेला, पॉलिएस्टर का, टेरिलीन का, टेरिकोट का, एटसेट्रा। तो आप कौन सा चूज करेंगे? अगर आपने कॉटन का चूज किया, कॉटन वाला, तो क्या होगा? आप रेन डांस करेंगे, अम्ब्रेला लेकर गए तो भी आप बारिश में भीग रहे हैं। और अगर आपने नायलॉन वाला यूज किया तो आप बारिश में भीगने से बच जाएंगे काफी हद तक। तो यू विल यूज द सेकेंड वन। क्यों ऐसा? इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, मेथड। तो उसमें क्या है? 2 क्लॉथ पीसेस लेने हैं, 2 कपड़े के टुकड़े लेने हैं।
सेम साइज के होने चाहिए, साइज उनका दोनों का बराबर होना चाहिए। सपोज जैसे कि अगर आपने लिया अराउंड 1 स्क्वायर फीट दोनों का साइज, लेकिन फर्क क्या होना चाहिए, वन शुड बी नेचुरल फैब्रिक, अनदर शुड बी सिंथेटिक। तो फर्स्ट वाला हमने उसका नाम दिया है नेचुरल फैब्रिक, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला सिंथेटिक फैब्रिक। नाउ सोक इन डिफरेंट मग्स, दो अलग अलग मग्स में उनको सोक करना है, भिगोना है। भिगोना मतलब उसमें पानी है, मग्स में पानी कितना, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों मग्स में पानी की क्वांटिटी अमाउंट है वो बराबर बराबर है। टेक आउट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद में बाहर निकालना है दोनों मग से, दोनों कपड़ों को, एंड स्प्रेड इन सन, और धूप में उनको सुखा दिया। और कंपेयर द रिमेनिंग वाटर, और दोनों मग्स में जो पानी बच गया है उसको कंपेयर कीजिए। देखिए आप, जिसमें आपने पहला नेचुरल फैब्रिक वाला कॉटन वाला सपोज डाला था कपड़ा, उसमें पानी ज्यादा बचा हुआ है या सिंथेटिक वाले में, डेफिनेटली यू विल सी दैट कौन से मग में ज्यादा पानी बचा है, जो सिंथेटिक वाले था, सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में मग 1 हैज लेस वाटर, फर्स्ट मग में पानी कम बचा है। क्यों, कॉटन वाला जो था नेचुरल वाला, तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनके बने कपड़े वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सिंथेटिक वाले पानी को एब्जॉर्ब कम करते हैं। अच्छा, सूख कौन सा जल्दी जाएगा, सिंथेटिक वाला, पॉलिस्टर वाला, नायलॉन वाला, आर्टिफिशियल सिल्क वाला, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब भी कम करते हैं और जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं। लेकिन कॉटन वाला जो था वो पानी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा और सूखेगा भी लेट, धीरे धीरे। तो रिजल्ट क्या हुआ, सिंथेटिक फैब्रिक्स जो भी है सिंथेटिक वाले, सोक लेस वाटर, पानी को एब्जॉर्ब भी कम करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, और ड्राई फास्टर, जल्दी सूख भी जाते हैं। इसलिए इनके यूजेस क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं इन कपड़ों की। पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर ही है। आपने कॉटन के कपड़े पहले बहुत कम लोगों को देखा होगा, खासकर नेता लोग को देखा है, उनको तो अपनी छवि दिखानी होती है ना, यस वी आर दैट मच उजले व्हाइट कलर्ड पीपल, सफेद वाले, सफेद पोश, पवित्र वाले होते नहीं है। अच्छा, तो ये बात कि ड्रेस मटेरियल पॉपुलर कौन सा होता है, इसका मतलब जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, उसी का इस्तेमाल करेंगे ना। तो कौन सा, सिंथेटिक मटेरियल। सेकेंड, ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव या चीपर, सस्ते ज्यादा होते हैं, महंगे कम होते हैं। लेस एक्सपेंसिव मतलब महंगे कम। रेडिली अवेलेबल, अवेलेबल भी इजीली हो जाते हैं। कॉटन के या कोई दूसरे नेचुरल फाइबर वाले फैब्रिक आप ढूंढोगे, जूट के कपड़े, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए ढूंढना। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स वाले एवरीवेयर, आपके पास, घर के पास वाली दुकान पर, अगर कपड़े की कोई दुकान है वहां पर भी अवेलेबल हो जाएंगे कपड़े। इजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव, वॉश करना, सुखाना, पहनना, बिना आयरन के ही कपड़े पहन लो साल भर। सो इजी टू मेंटेन, सो दीज आर यूज फॉर ड्रेस मटेरियल ड्यू टू दीज properties. So that is all about the first part of this chapter, that was about the synthetic fibers. So second part of this chapter is plastic. Plastic कितना फेमिलियर नाम है ना। तो प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक इज एवरीवेयर, सब जगह है प्लास्टिक। ऐसी कौन सी जगह प्लास्टिक नहीं है, सब जगह, हमारे घर में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, आउटसाइड किसी शॉप में जाते हैं, मशीनरीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवेयर प्लास्टिक इज फाउंड। तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में एक लिस्ट बनानी है आर्टिकल्स की, प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनानी है। कितने आर्टिकल्स आप लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, ओके, अराउंड 20 आप लिखिए। एक खास बात उसके पहले आप जान लीजिए, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। हमने अब तक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में बात की दैट द सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल पॉलीमर्स। मैं रेयन से शुरू करके एक्रिलिक तक चारों की बात की, चारों क्या थे, पॉलीमर्स। सो इन द सेम फैशन, उसी तरीके से प्लास्टिक्स भी सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स। इसका मतलब ये भी अपनी मोनोमर यूनिट्स के रिपीटिंग कनेक्ट होने के बाद में ही बनते हैं। तो दीज आर ऑल्सो पॉलीमर्स। तो ये पूरा चैप्टर किसके बारे में, पॉलीमर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स भी पॉलीमर्स थे, और हम प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। सो यू मेक द लिस्ट। नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की बात करेंगे। प्लास्टिक 2 टाइप्स के होते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करनी है, अपने घर पे करेंगे केयरफुली। हॉट वाटर लेना है आपको, और एक प्लास्टिक की बोतल में आपको उसको पोर करना है, डालना है।
एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल। अब आप देखिए क्या होगा, क्या होगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। आपने शायद देखा भी होगा ऐसा, अक्सर नहीं देखा तो आपको करके देखना है केयरफुली। तो उसकी शेप बिगड़ गई, फॉर्म बिगड़ गई है, इसको बोलते डीफॉर्म्ड। वो बोतल क्या हो गई, डीफॉर्म्ड, मतलब उसकी फॉर्म थी वो खराब हो चुकी है, डीफॉर्म्ड हो गई वो। तो इसके बाद में हम कंक्लूजन दे रहे हैं इसका क्या, कि सम प्लास्टिक्स आर सच विच कैन बी बेंड इजीली, सम बेंड इजीली, कुछ तो इजीली बेंड हो जाता है। एग्जाम्पल दिस इजीली बेंड हो गई है, तो दिस रिफिल इजीली बेंड हो गई है। लेकिन मैं इस मग की बात करूं, इसको बेंड करना थोड़ा इजी नहीं है। अगर ज्यादा मैंने कोशिश की तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, घर वाले डांटेंगे। सो सम प्लास्टिक्स सम बेंड इजीली, अदर्स ब्रेक, दूसरे टूट जाते हैं इफ फोर्स्ड टू बेंड, अगर ताकत लगाकर हमने उसको बेंड करने की कोशिश की भी ना तो वो टूट जाएंगे। तो दो तरह के प्लास्टिक हो गए। अच्छा, कारण क्या होता है इन दोनों के पीछे, कि इजीली बेंड क्यों हो जाता है एक प्लास्टिक, दूसरा वाला क्यों नहीं होता, टूट क्यों जाता है? तो इसके पीछे जो कारण है हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल टाइप्स की बात करते हैं। दो टाइप्स हो गए, फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज थर्मोसेटिंग। यहाँ पे थर्मो जो वर्ड है वो अपने क्लास 7 में हमने बात की थी, किसके बारे में, थर्मोमीटर के बारे में। तो हमने ये बात की थी थर्मोमीटर क्या करता है, मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या होता है, लेवल ऑफ द हीट इन दैट ऑब्जेक्ट। तो हीट से रिलेटेड वर्ड है टेम्परेचर। तो यहां पर हमने बात की थी बॉटल की शेप बिगड़ गई थी हीट के कारण। तो यहां पर थर्मो वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। तो हीट अगर दी जाती है तो जिसकी शेप बिगड़ जाए, चेंज हो जाए, तो दैट इज थर्मोप्लास्टिक। जिसकी शेप ना बिगड़े दैट इज थर्मोसेटिंग, जो जल जाए थर्मोसेटिंग। ओके, तो दैट इज थर्मोप्लास्टिक। गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, अगर गर्म किया जाता है तो इनकी शेप बिगड़ जाएगी, डिफॉर्म हो जाती है। इनके बारे में थर्मोसेटिंग के बारे में, कांट बी डिफॉर्म्ड, इनको डिफॉर्म नहीं कर सकते इजीली ऑन हीटिंग। गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएंगे। आपने इलेक्ट्रिकल स्विचेस देखे होंगे, वो जल जाते हैं, डिफॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कैन बी बेंट इजीली, इनको बेंड करना इजी होता है, आपको अभी करके दिखाया मैंने, मोड़ना इजी होता है। इनको कांट बी बेंड इजीली, इजीली इनको मोड़ नहीं सकते। कोशिश अगर की, फोर्सिबली की, तो दे विल ब्रेक बट दे कांट बी बेंट इजीली। सो दीज टू डिफरेंसेस भी हो गए, इनमें दोनों में डिफरेंस भी हो गया और उनके बारे में हमने जान भी लिया। एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन। पॉलीथीन आपने पॉलीथीन बैग्स के रूप में इस्तेमाल किया है आपने सबने, पॉली बैग्स। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, डेफिनेटली हम बात करें सारे प्लास्टिक भी पॉलीमर ही होते हैं। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर, इसके मोनोमर का नाम है एथीन, पॉलीमर ऑफ एथीन। सेकंड, पीवीसी, इसमें पी है पॉली, वी है वाइनिल, सी फॉर क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो दैट इज पॉली, पॉली का मतलब यह है पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है ये, पीवीसी, वाइनिल क्लोराइड। तो इसके मोनोमर का नाम क्या हुआ, वाइनिल क्लोराइड। सो पीवीसी एंड पॉलीथीन बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन पॉलीबैग्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पीवीसी के पाइप्स होते हैं, ड्रेन पाइप होता है, अक्सर घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर आपने अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग में देखे हुए, जिनमें जो इंसुलेटेड वायर जो हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग वाले होते हैं, उनके ऊपर एक पाइप लगाया जाता है, तो दैट इज द पीवीसी पाइप। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो इसके यूज की बात करें, टॉयज में, कॉम्स में, कंटेनर्स में एक्सेट्रा इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल्स की, बेकेलाइट, फर्स्ट एग्जांपल इज बेकेलाइट, सेकंड इज मेलामाइन। तो बेकेलाइट की बात करें, बेकेलाइट पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सभी प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो इसलिए इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वाले प्लास्टिक बेकेलाइट का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विचेस है उनमें, एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों के हैंडल में, कुकर का हैंडल देखा आपने, फ्राइंग पैन का हैंडल देखा आपने, तो वो हैंडल्स जो हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। उस प्लास्टिक का नाम है बेकेलाइट। सेकंड एग्जांपल इज मेलामाइन। मेलामाइन की खास बात है ये रेजिस्ट करता है फायर को, मतलब हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करता है। उन पर भी उसका असर नहीं होता है, इस टेम्परेचर पर भी इन पर असर नहीं होता है। सो दीज आर यूज्ड टू मेक फ्लोर टाइल्स, फर्श की टाइल्स को बनाने में भी काम आता है इनका।
किचन वेयर, माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रोवेव ओवन में हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है फूड को, तो वहां पर भी कुछ उसके जो कंटेनर होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। नाम क्या उसका एग्जाम्पल कौन सा, मेलामाइन। एंड थर्ड, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है, तो फायर फाइटर्स के जो कपड़े होते हैं उनके भी बाहर की तरफ एक लेयर लगाई जाती है जो कि उनको बचाती है फायर से। सो दैट इज द एग्जाम्पल अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड दीज टू फेनोमेना की एक तो डिफॉर्म नहीं होता, दूसरा डिफॉर्म हो जाता है हीट करने पर। उसका कारण नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। दो डायग्राम बनाए हमने, ए और बी, दोनों में एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये सब क्या है, मोनोमर यूनिट्स, और उनसे मिलकर एक चेन बनी, मतलब पॉलीमर बन गया। पॉलीमर की लार्ज यूनिट बनती है मोनोमर से, ये हम शुरुआत से बात करें इस चैप्टर में। तो दो तरह के अरेंजमेंट हुए। इस अरेंजमेंट में एक सिंगल लाइन बनी है मोनोमर यूनिट्स की, इसलिए इसका नाम है लीनियर। लीनियर वर्ड किससे बना, लाइन से, LINE, लाइन से बना वर्ड लीनियर। तो लीनियर अरेंजमेंट हुआ किसमें, इस वाली फर्स्ट वाले टाइप में। सेकंड वाली जो आपने डायग्राम देखा, इसमें क्या है, इसमें एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ी हुई है और उनके आपस में अक्रॉस भी कनेक्शंस हैं, आर पार कनेक्शन भी है। एक लाइन दूसरे से कनेक्टेड है, क्रॉस ब्रिजेस बना है, तो इसलिए आपस में कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका नाम है क्रॉस लिंक्ड। आपस में लिंक्ड है वो दोनों चेन्स। तो आप डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर। डेफिनेटली आप बताएंगे कि सेकंड वाला डायग्राम है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। यस, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डायग्राम है, मोनोमर यूनिट के कनेक्शन का तरीका, और ये थर्मोप्लास्टिक का मोनोमर यूनिट का जुड़ने का तरीका है। तो ये थर्मोप्लास्टिक इसीलिए इसमें टेम्परेचर का असर होता है, ये डिफॉर्म हो जाता है, इसको बेंड करना भी इजी है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में हमने बात की कि इसको बेंड करना भी इजी नहीं है, और गर्म करते हैं तो ये मोल्ड जो है एक बार हो गया तो जल जरूर जाएगा, लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होगा। तो दैट वाज अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। सो प्लास्टिक्स का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। इतना ज्यादा यूज क्यों, प्लास्टिक क्यों सबकी चॉइस है, प्लास्टिक्स आर मटेरियल ऑफ चॉइस, सबकी चॉइस क्यों, तो इसके पीछे कुछ कारण और इनके फर्दर यूज की बात करते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। द फर्स्ट रीजन, रिएक्शन नहीं करता प्लास्टिक, डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। ना तो एयर से रिएक्ट करता है ना वाटर से रिएक्ट करता है, और बहुत सारे एसिड से, बेसिस से, केमिकल से, उनसे भी रिएक्शन नहीं करता। नो कोरोजन, मतलब एसिड वगैरह से रिएक्शन नहीं होती, तो इसका कोरोजन नहीं होता, वाटर से, एयर से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए आपने अपनी साइंस लैबोरेटरी में या फिर केमिस्ट्री लैबोरेटरी में देखा होगा, केमिकल्स या तो ग्लासवेयर में रखे होते हैं या फिर प्लास्टिक के डिफरेंट जो कंटेनर्स होते हैं उनमें रखे होते हैं। तो स्टोरिंग केमिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक को, बिकॉज इट डजंट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट मतलब हल्का है वेट में, स्ट्रॉन्ग मजबूत है, एंड ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वो चलता है। तो हमने बात की थी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग फॉर्म में इनको, साइज में, शेप में फॉर्मेशन इसकी दी जा सकती है। मोल्ड बना बना के अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल बनाए जा सकते हैं। चीपर देन मेटल्स, और मेटल्स के मुकाबले वो सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते हैं, मतलब सबके लिए अफोर्डेबल है। तो यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है बहुत ज्यादा, और होम्स में भी, घरों में भी सबके प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। थर्ड, प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर हमने बात की थी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, दोनों का ही, हीट का भी पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक करंट का भी पुअर कंडक्टर है। इसलिए इसका यूज, वायर्स है और प्लास्टिक कवरिंग, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो वायर्स का इस्तेमाल होता है उनके ऊपर जो इंसुलेटिंग वायर होता है, जो कवरिंग है, तो दैट इंसुलेशन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, बोलिए। यस, थर्मोप्लास्टिक। एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, घरों में बर्तनों के जो हैंडल होते हैं, कुकर की हमने बात की, फ्राइंग पैन्स की बात की, तो इनके जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट का पुअर कंडक्टर है। मेटल का बना होगा, ओनली स्टील का, आयरन का बना होगा तो क्या होगा,
इट विल बी टू डिफिकल्ट टू होल्ड इट। अगर आयरन का है, एल्यूमिनियम का है तो होल्ड करना डिफिकल्ट होगा। एंड स्क्रू ड्राइवर पेंचकस का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि वो हीट का भी पूरा कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक करंट का भी पूरा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिशियन यूज करता है स्क्रू ड्राइवर को ड्यूरिंग द रिपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो प्लास्टिक कंडक्टर होता तो क्या होता, इट कांट बी यूज्ड। नेक्स्ट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, स्टिचिंग थ्रेड, टाके लगाने में जब इंजरी होती है वाउंड्स पर, घाव पर, सिरिंजेस, ग्लव्स, दस्ताने, मेडिकल इक्विपमेंट, सब में। कुकिंग के लिए कुकवेयर बनाए जाते हैं, पकाने के लिए बर्तन। माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो उसके लिए जो बर्तन होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो कि इसकी नॉन स्टिक कोटिंग लगाई जाती है कुकवेयर के बॉटम में, पैने में, जिससे कि उस बर्तन में ऑयल वाटर पैने पे चिपके नहीं, बर्तन पे चिपके नहीं। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, तो टेफ्लॉन स्पेशल नॉन स्टिक कुकवेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, फायर प्रूफ प्लास्टिक, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, इसका नाम है मेलामाइन। यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायर फाइटर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म के बाहर की तरफ एक लेयर लगाई जाती है, वो किसकी होती है, मेलामाइन की। क्यों? दैट इज फ्लेम रेजिस्टेंट, उस पर फायर का असर नहीं होता। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज इनकी प्लास्टिक्स की, इसलिए प्लास्टिक्स आर मटेरियल ऑफ चॉइस। इन 6th क्लास वी कंडक्टेड एन एक्टिविटी फॉर द गार्बेज। हमने 2 पिट्स बनाए थे, गार्बेज पिट्स। वन वाज फॉर द ग्रीन गार्बेज, अनदर वाज फॉर द ब्लू गार्बेज। अगर आपको याद आया, हमने ग्रीन गार्बेज में वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल, पेपर, ये सब कुछ डाला था। और जो ग्रीन गार्बेज के अलावा तो सेकंड वाला गार्बेज पिट बनाया था ब्लू गार्बेज, उसमें हमने पॉलीथीन, प्लास्टिक मटेरियल, ग्लास एक्सेट्रा, इस तरह के मटेरियल्स को हमने डंप किया था। और आफ्टर 1, 2, 3, 4 वीक्स हमने उसको टाइम पर ऑब्जर्व किया था। तो इस तरह से गार्बेज के 2 टाइप्स होते हैं, ग्रीन गार्बेज एंड ब्लू गार्बेज। हम गार्बेज की बात क्यों कर रहे हैं वैसे? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जब प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा जब यूज हो जाएगा और जब यूज होने लायक नहीं बचेगा, उस वक्त वो एक गार्बेज बन जाएगा। तो उसके लिए हम बात करें कि गार्बेज, प्लास्टिक वाला गार्बेज कैसा होगा। तो ग्रीन गार्बेज का हमने पिट में देखा था, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम वीक्स इट वाज डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो गया। जिस फॉर्म में हमने डाला था उस फॉर्म में हमें वो गार्बेज नहीं मिला। लेकिन प्लास्टिक वाले में, ब्लू गार्बेज में, उसमें वो मटेरियल जैसा हमने डंप किया था, जैसे हमने उसमें पिट में डाला था, सेम उसी सिचुएशन में, वैसी ही कंडीशन में वो हमें मिल गया। सो इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, बट द ग्रीन गार्बेज इट कैन बी डिकम्पोज्ड। सो द गार्बेज इज ऑफ 2 टाइप्स, द मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप, गार्बेज ही नहीं, मटेरियल्स भी। तो सारे मटेरियल्स को 2 टाइप में बांटा जाता है। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, दैट इज बायो। द वर्ड बायो, BIO, बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर सके, डिग्रेड कर सके, दैट मटेरियल इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। अनदर वन, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स जिसको बैक्टीरिया और कोई दूसरे माइक्रोब्स भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, दैट मटेरियल इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डेफिनेशन नोट करेंगे आप, ए मटेरियल which gets decomposed, P, M के बाद में P, so which gets decomposed by natural processes, natural process का मतलब लाइक बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर सके, is known as biodegradable material. And the second one, a material non biodegradable, जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते माइक्रोब्स भी, the material which is not easily decomposed by natural processes such as bacteria is known as non biodegradable. तो प्लास्टिक और पॉलिथीन एक बार यूज होने के बाद में अगर वो वेस्ट बन गया है, गार्बेज की कंडीशन में आ गया, अगर उसको यूज हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते, तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं उसका, तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा बन गया है, दैट इज डेंजर फॉर अस, आवर एनवायरमेंट. सो वी विल टॉक अबाउट दैट, the effect of the plastic on our environment in our next slide. So now we will talk about the waste, the types of waste. So this table shows that different types of waste. So we will talk about that. The first is peels of vegetables, leftover food,
सो द टाइम टेकन टू डीजनरेट का मतलब यहाँ पर डिकम्पोज होने में टाइम कितना लगता है, तो 1 to 2 वीक्स में वो डिकम्पोज हो जाता है। लेफ्ट ओवर फूड का मतलब बचा खुचा खाना, तो इसकी नेचर कैसी हुई, बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसको माइक्रोब्स ने डिग्रेड कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। सेकेंड, पेपर, कागज, तो 10 to 30 डेज में डिकम्पोज हो जाता है, इसका मतलब ये भी बायोडिग्रेडेबल हुआ। थर्ड, कॉटन का क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा 2 to 5 मंथ्स में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल हुआ। फोर्थ, वुड, लकड़ी की बात करें तो 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में, लेकिन डिकम्पोज हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट हम बात करें वूलन क्लॉथ के बारे में, वूल का कपड़ा, तो उसको करीबन 1 साल लगता है, तो वो भी डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स के बारे में, तो इनको 100 से लेकर 500 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसका मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा ये वेस्ट। और लास्ट में प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स एक्सेट्रा, पॉलीथीन एक्सेट्रा, तो दीज मटेरियल्स, इनको टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, सेवरल ईयर्स, कई साल लगेंगे, इसका मतलब इसकी नेचर हुई नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमने इससे जाना टाइमलाइन के बारे में कि कौन से मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से ना बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसके कारण हो सकती हैं और होती हैं प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स ड्यू टू प्लास्टिक, जिसके बारे में बात करते हैं कि प्लास्टिक इज मटेरियल ऑफ चॉइस, लेकिन उसके कारण प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। सो दोज प्रॉब्लम्स, फर्स्ट, डजंट डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन होता नहीं है, उसका डिग्रेडेशन होता नहीं है। सो नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमारे एनवायरमेंट का वो दोस्त नहीं है, खराब करता है हमारे एनवायरमेंट को। कॉजेज पोल्यूशन ऑन बर्निंग, अगर कुछ जला दिया जाए, सपोज वेस्ट है, अगर जला दिया जाए तो पोल्यूशन करता है। स्लो बर्निंग, जलता भी स्लो है, अगर जलता है तो स्लो जलता है। डजंट बर्न कंप्लीटली, और पूरा जलेगा नहीं, वो डेफिनेटली मेल्ट होता है। एंड रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स, पॉइजनस मतलब जहरीली फ्यूम्स, धुआं, गैसेस, वो रिलीज करता है, तो एयर पोल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स उसके कारण। तो फिर क्या करें, व्हाट शुड वी डू? तो हम क्या करें? प्लास्टिक यूज नहीं करें, करना तो पड़ेगा, तो क्या करें? तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है 4R प्रिंसिपल, 4R से बना हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PLE वाला, आपके प्रिंसिपल सर वाला नहीं है, प्रिंसिपल मैडम वाला नहीं है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, थ्योरी। क्या है? 4R है इसमें। फर्स्ट R, रिड्यूस, सेकेंड रीयूज, थर्ड रिसाइकिल, फोर्थ रिकवर। तो चारों की मीनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस का मतलब कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, जहां जरूरी हो वहीं इस्तेमाल करें, जबरदस्ती का हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। रिड्यूस, यूज लेस प्लास्टिक। सेकेंड, रीयूज, फिर से यूज कर सकें, अगर कुछ प्लास्टिक मटेरियल का अगर हम फिर से इस्तेमाल कर सकें, ना फेंका जाए उसको, तो इस तरह के तरीकों को रीयूज करना। यूज अगेन इफ पॉसिबल, अगर ये दोनों ही तरीके पॉसिबल नहीं हो, जैसे कि कम भी नहीं कर सके उसको और फिर से इस्तेमाल भी नहीं कर सके उसको, इसका मतलब रिसाइकिल करें। उस प्लास्टिक के वेस्टेज का हम रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में डाल दिया जाए, भेज दिया जाए, जिससे कि उससे नया तरह का प्लास्टिक का मटेरियल बन जाए। तो इसका मतलब फायदा क्या हुआ कि वो गार्बेज नहीं बना, फिर से वो काम आ गया, रिसाइकिल हो गया। लेकिन हर तरह के मटेरियल का, प्लास्टिक के मटेरियल का रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर तीनों ही प्रोसेस, तीनों ही फर्स्ट वाले आर पॉसिबल नहीं है, तो चौथा काम करना चाहिए, आर, रिकवर। मतलब वो जो मटेरियल है, गार्बेज का मटेरियल, अब वो डंप ही होगा, गार्बेज ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता तीनों में से। तो उसमें से जो यूजफुल मटेरियल है हम उसको अलग कर लें। इफ ऑल थ्री नॉट डन, देन रिकवर मटेरियल्स फ्रॉम द गार्बेज। उस गार्बेज में से, उस ब्लू गार्बेज में से जो यूजफुल मटेरियल है उनको अलग कर लिया जाए, उसके बाद में उसका गार्बेज के फॉर्म में डिस्पोजल होगा। और एक और तरीका, फाइबर वाइज कुछ बुद्धिमानी की बात है। पहली बात, कॉटन या जूट की कैरी बैग लेके जाएं अगर हम बाहर जाते शॉपिंग के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, अदर शॉपिंग के लिए। और दूसरा है, यूज स्टील टिफिन और लंच बॉक्स, स्टील के बने हुए, फाइबर के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा, लेकिन यू आर हेल्पिंग योर एनवायरमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3. So now we talk about the exercises. So question number 1 is explain why some fabrics are called synthetic. Synthetic क्यों बोलते हैं कुछ fabrics को? तो क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते, प्लांट्स एनिमल से नहीं मिलते इसलिए। तो सम फैब्रिक्स डू नॉट अकर इन नेचर आर हेंस कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, नेचर से नहीं मिलते इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट को हमें ढूंढना है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, तो रेयन सिंथेटिक फाइबर तो है लेकिन फिर भी उनसे अलग क्यों है, इसके लिए 3 ऑप्शन दे रखे, करेक्ट कौन सा वो ढूंढना है। फर्स्ट, इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये सिल्क जैसा अपीयरेंस है, तो ये इसका डिफरेंट चीज है बाकी सिंथेटिक फाइबर से। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से मिलता है, ये सिंथेटिक फाइबर से अलग चीज है ना एक। थर्ड, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, इसके फाइबर्स को भी नेचुरल फाइबर की तरह वीव कर सकते हैं, वीविंग। सो खास बात है कि वुड पल्प से ये मिलता है, क्योंकि बाकी सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स से बनाए जाते हैं, लेकिन ये इसका जो सोर्स है वो नेचुरल है, वुड पल्प प्लांट। सो दिस इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड से ब्लैंक स्पेस को भरना है। सो ए सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट और व्हाट फाइबर्स, दो ब्लैंक स्पेस दो थे इसमें, तो एक तो मैनमेड भी बोलते हैं इसको, दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। सेकंड, बी सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे, रॉ मटेरियल से, कॉल्ड, उन रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। हमने बात की थी कि पेट्रोलियम ओरिजिन वाले होते हैं सारे केमिकल्स जिनकी हमने बात की थी। सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर की जैसे ही प्लास्टिक इज ऑल्सो ए, प्लास्टिक भी वही है जो सिंथेटिक फाइबर होता है, हमने चैप्टर में बात की दोनों के दोनों पॉलीमर होते हैं, मतलब मोनोमर यूनिट के रिपीटिंग ज्वाइनिंग के बाद में बनते हैं एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में। फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके लिए एग्जांपल दीजिए। तो हमने दो ऐसे एग्जांपल्स की बात की चैप्टर में, एक तो बात की थी पैराशूट्स के बारे में, दूसरी बात की रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। सो दीज बोथ एग्जांपल्स आर गिवन हियर। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर को क्यों फेवर करते हैं, प्राथमिकता क्यों देते हैं आजकल। सो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स, हमने बात की डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड केमिकल्स, तो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, हेंस दे आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो दोनों में डिफरेंस बताने थे। तो पहले दो डिफरेंस तो उसके हैं, डू नॉट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, सेकेंड वाला कैन नॉट बी बेंड इजीली। किसकी बात करते हैं, थर्मोसेटिंग के बारे में, तो दोनों के लिए दोनों को जोड़ के हमने इसका एक डिफरेंस बना दिया है। These are the plastics that can be deformed easily on heating and can bend also, thermoplastic heating पर वो deform हो सकते हैं और bend करने पे easily bend भी मुड़ भी आते हैं। thermosetting, these are the plastics that cannot be deformed by heating and cannot be bent easily, bend भी उनको नहीं कर सकते। सेकेंड डिफरेंस की बात कर ले तो they are used for manufacturing tar, stores, containers, etc. उनकी बात करें तो बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स फॉर वेरियस यूटेंसिल्स, तो इनके अलग तरह के यूजेस होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों बनाए जाते हैं। पहला है सॉस पेन हैंडल, सॉस पेन मतलब फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स होते हैं उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है। सेकंड में दे रखा है बी में, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड, इनको भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक का क्यों बनाता है। तो ए जो सॉस पेन के हैंडल्स की बात करते हैं, द हैंडल्स ऑफ सॉस पेन्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक बिकॉज, क्यों बनाता है, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक बैड कंडक्टर होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक, एंड डजंट गेट हीटेड अप व्हाइल कुकिंग, और कुकिंग के दौरान वो गर्म भी नहीं होता है क्योंकि हीट का वो बैड कंडक्टर है। सेकंड बात की इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स की, तो these are also made of thermostatic plastic because it is a bad conductor of electricity, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। So the electric current does not pass through such plastics. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, दो कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है रिसाइकिल कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकिल्ड, और दूसरे में लिखना है कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। सो यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल के नाम लिखे, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, plastic covering on electrical wires, plastic chairs and electrical switches.
तो हमने इनकी दो कैटेगरी बनाई है आंसर में, कैन बी रिसाइकल्ड, दूसरी वाली कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो इनके अकॉर्डिंग आप आंसर इसका लिख लेंगे। हमने ऑलरेडी कर दिया आपके लिए, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक चेयर्स एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये तो है कैन बी रिसाइकल्ड। और बाकी जो बचे प्लास्टिक टॉय, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, प्लास्टिक बाउल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राना वांट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर, समर मतलब गर्मी के लिए शर्ट्स खरीदनी है राना को। शुड ही बाई कॉटन शर्ट्स, क्या उसको कॉटन की शर्ट्स खरीदनी चाहिए, और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल या फिर आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक मटेरियल की हमने बात की, उनकी बनी हुई शर्ट्स उसको खरीदनी चाहिए। एंड गिव रीजंस फॉर योर सजेशन, आप जो सजेशन देंगे उसके पीछे जो रीजन है वो भी बताइए। एडवाइस राना, राना को एडवाइस कीजिए, गिविंग योर रीजन, आप अपना कारण बताते राना को बताइए कि आपको कौन सी शर्ट खरीदनी है। सो द आंसर, क्योंकि समर सीजन के लिए हम खरीदने की बात कर रहे हैं, राना शुड बाई कॉटन शर्ट फॉर समर, कॉटन की खरीदनी चाहिए। क्यों? बिकॉज कॉटन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो कॉटन हीट का पुअर कंडक्टर होता है। It doesn't transmit heat to and from the body and protects us from heat, तो हीट का आना और जाना नहीं हो पाता है, इसलिए हमें हीट से बचाता है। कॉटन इज मोर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग स्वेट, पसीने को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। हमने एक एक्टिविटी की बात की थी, दो हमने फैब्रिक लिए थे, कपड़े लिए थे और पानी में रखा था दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी को, तो हमने देखा था कि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया था कॉटन ने। तो यहाँ पे पसीने को एब्जॉर्ब ज्यादा कौन करेगा? कॉटन क्लॉथ, कॉटन की शर्ट। और जब ज्यादा पसीने को एब्जॉर्ब करेगा तो कीप्स अस कूल, हमें ठंडा रखेगा। 10th क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, रिएक्शन नहीं करते एयर, वाटर, अदर मेटल्स के साथ में, केमिकल्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते, एग्जांपल्स बताने हैं। So plastic are non-corrosive in nature as they do not react with air and water. Also they do not react with any chemical. Next question number 11 की बात करें, should the handle and the bristles of the toothbrush का handle और उसके bristles जो हमारे दांतों को ब्रश करने में काम आते हैं, are be made of the same material, क्या एक ही मटेरियल के बना सकते हैं क्या? Explain your answer, और आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो आंसर इज नो, उसका हैंडल जिसको होल्ड करते हैं वो डिफरेंट मटेरियल का होता है, और ब्रिसल्स जो हमारे दांतों को ब्रश करते हैं वो अलग मटेरियल के होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, और हैंडल जो हार्ड होता है उसको हार्ड होना होता है, इसलिए। सो द हैंडल एंड द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज द हैंडल शुड बी हार्ड, हार्ड होना चाहिए हैंडल को, टू गिव ए स्मूथ ग्रिप, हम उसको ग्रिप अच्छे से कर पाए। एंड ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट, और ब्रिसल जो हमारे दांतों को ब्रश करेंगे उनको सॉफ्ट होना चाहिए, सो दैट इट डजंट हार्म द गम ऑफ द टीथ, तो हमारे टीथ के जो गम्स से मसूड़े जहाँ पे दांत ग्रोथ करते हैं, उगते हैं, तो उनको वो नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनको सॉफ्ट होना जरूरी है। तो मटेरियल दोनों का डिफरेंट होगा। 12th क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक्स को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, मत यूज कीजिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, तो इस पे कमेंट करना है, तो आपके लिए कमेंट लिखा मैंने ऑलरेडी। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, एंड आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली नहीं है, हार्मफुल है, इको फ्रेंडली नहीं है। दे कांट बी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, इनका डिस्पोजल कैसे हो, पॉसिबल ही नहीं होता, एंड हैंस शुड बी अवॉइडेड, इसलिए इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। दे डोंट बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह से जलते नहीं है। इफ दे बर्न वेरी स्लो, अगर जलते हैं तो बहुत स्लो जलते हैं, और जलने के साथ में रिलीज मेनी पॉइजनस गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली था, तो मैंने दोनों कॉलम्स को मैच करके ही आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है। फर्स्ट में पॉलिएस्टर था, पॉलिएस्टर के लिए फैब्रिक्स डोंट रिंकल इजीली, सलोटे नहीं बनती हैं, वेरी गुड ड्रेस मटेरियल। टेफ्लॉन की बात की, नॉन स्टिक कुकवेयर की बॉटम में बना लगाते हैं इसको, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। रेयन की बात करें, आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में, तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नेचुरल सोर्स से बनता है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है लेकिन फुल्ली सिंथेटिक नहीं है। नायलॉन की बात करें, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग के लिए काम आता है नायलॉन। 14th क्वेश्चन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वाओ, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, किसको? सिंथेटिक फाइबर्स को बनाना। एक्चुअली हेल्पिंग, ये हेल्प करता है सच में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने में, फॉरेस्ट को काटने से बचाने के लिए हेल्प करता है सिंथेटिक फाइबर्स को बनाना। वाओ, कितनी अच्छी बात है ना। तो इसमें कमेंट में लिखना है आपको, नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स,
प्लांट्स एनिमल से रॉ मटेरियल चाहिए नेचुरल फाइबर बनाने के लिए, वूल, सिल्क, कॉटन, जूट के लिए हम बात कर चुके हैं, एंड दे रिजल्टेड इन डिफोरेस्टेशन ऑफ एनिमल किलिंग। तो प्लांट्स काटने पड़ते हैं या एनिमल्स को मारना पड़ता है, जैसे सिल्क वर्म की हमने बात की। बट हाउएवर सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं सिंथेटिक मटेरियल से, मतलब केमिकल से, केमिकल्स, एंड नॉट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स से नहीं बनते, देयरफॉर इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को यूज कर रहे हैं या उनको बना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात की थी, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स की हमने बात की थी, तो इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर की तरफ, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर के ऊपर की तरफ इंसुलेशन ऑफ प्लास्टिक का। हैव प्लास्टिक कवरिंग विच शो दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो प्लास्टिक कवरिंग क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जो थर्मोप्लास्टिक ऊपर की तरफ है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो वो हमें करंट नहीं लगने देते हैं, शॉक। अनदर एग्जांपल इज द हैंडल ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर। हम स्क्रू ड्राइवर की बात करें, विच इज ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक का बना होता है, वो भी पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन वो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, वो थर्मो सेटिंग वाला होता है। आपको एक डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन के लास्ट में, ड्रॉ a diagram of a screwdriver. Okay, so that's all from this chapter. The chapter concludes. Thanks for reading with me and keep in touch. If you have any problem, you can write in the comment section. Thank you.